हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आपने राकेश झुंझुनवाला जी का नाम तो जरूर सुना होगा। ये एक ऐसे लेजेंडरी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इंडिया को इन्वेस्टमेंट करने की आदत डाली। ओनली 5,000 रुपीज से इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी एंड ऑन द डे व्हेन ही पास्ड अवे इनकी नेटवर्थ थी अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ रुपीस। इमेजिन, एक ऐसा टाइम भी था जब सिंगल स्टॉक इनके पोर्टफोलियो के अंदर वॉज अप्रोक्सीमेटली 11,000 करोड़ रुपीस। वर्ल्ड के 438 रिचेस्ट पर्सन रह चुके और इंडिया के अप्रोक्सीमेटली 36 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आने वाले ये अपने जीवन काल में इकलौते इन्वेस्टर रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ऐसी कौन से फाइनेंशियल पैरामीटर्स थे, ऐसे कौन कौन सी चीजें थी जो राकेश झुंझुनवाला कंपनीज में देखा करते थे, जिसकी वजह से उन्हें ऐसी ऐसी कंपनीज मिली जिन्होंने उन्हें कई 100 गुना के रिटर्न्स दिए। दोस्तों, टाइटन की बात करें, कैनरा बैंक की बात करें, एस्कॉर्ट्स की बात करें, आई एम वेरी श्योर आप भी कभी ना कभी सोचते होंगे कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो उन्होंने इन कंपनीज में देखे होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया होगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं समझने के लिए कि ऐसे कौन कौन से फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं जो राकेश झुंझुनवाला देखा करते थे, या मैं ये बोलूं जो उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के इनडिस्पेंसेबल पार्ट थे। इनके बिना वो कंपनी का सिलेक्शन या रिजेक्शन नहीं किया करते थे। कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं जो आरजे साहब के बहुत ज्यादा फेवरेट रहे हैं, एंड फॉरगेट अबाउट के कौन से फेवरेट रहे हैं। मैं इसको इस पॉइंट में से लेना चाहता हूं कि मैं अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करते टाइम, या मैं अपने पोर्टफोलियो में किसी नई कंपनी को ऐड करने के टाइम पे कौन सी ऐसी फाइनेंशियल रेशियोज हैं जिनको मुझे डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में ऐसी 5 फाइनेंशियल रेशियोज जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी। तो दोस्तों, पहली रेशियो जो आरजे साहब की बहुत ज्यादा फेवरेट थी वो थी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। आई एम वेरी श्योर आपने सुना होगा कभी ना कभी कि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल क्या होता है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल का मतलब होता है, कंपनी अगर 1 रुपए का ईपीएस जनरेट कर रही है, इफ द कंपनी इज जनरेटिंग एन अर्निंग पर शेयर ऑफ 1 रुपी पर एनम। अब ये अर्निंग पर शेयर क्या होता है? नेट प्रॉफिट में से प्रेफर्ड डिविडेंड्स माइनस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो जितना भी प्रॉफिट कंपनी ने कमाया उसमें से जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर को देना था वो दे दिया, बाकी जो बचा वो कॉमन शेयर होल्डर का था। अब इस कॉमन शेयर होल्डर का जो प्रॉफिट था, इसको टोटल नंबर ऑफ कॉमन शेयर से डिवाइड कर दीजिए, तो मेरे पास एज अ कॉमन शेयर होल्डर नेट प्रॉफिट का कितना हिस्सा आया, इट इज कॉल्ड ईपीएस। अब ये ईपीएस, 1 रुपए का ईपीएस अगर कंपनी जनरेट कर रही है, तो बदले में मैं इस शेयर को कितने का परचेज कर रहा हूं। कहने का मतलब क्या है कि कितने सालों में मेरा पैसा वापस आ जाएगा। क्योंकि अगर कंपनी 1 रुपए का अर्निंग पर शेयर जनरेट कर रही है और मैं इसके लिए 10 रुपए पे कर रहा हूं, इसका मतलब अगले 10 साल के ईपीएस के पैसे मैंने आज ही आज पे कर दिए हैं। उसके बाद जिंदगी भर कंपनी जितना ईपीएस जनरेट करने वाली है वो सारा मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, आप मुझे बताइए, द हायर द बेटर और द लोअर द बेटर? ऑफ कोर्स, अगर आप आंसर कर रहे हैं हायर द बेटर, तो आपका आंसर भी यहां पर सही हो सकता है। क्योंकि एक कंपनी को अगर लोग ज्यादा प्राइस पे करने को तैयार हैं, तो इसकी एक इंप्लीकेशन ये भी होती है कि कंपनी में कुछ ऐसी चीज है जो शायद हमें नहीं मालूम है, इसीलिए कोई इंस्टीट्यूशन इसको महंगे में भी खरीदने को तैयार है। तो दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अगर हायर हो, इसका मतलब हम ये मानते हैं कंपनी बहुत ही अच्छी है। लेकिन प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अगर बहुत कम है, तो हम ये मानते हैं कि कंपनी बहुत ही सस्ती है। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन आरजे साहब इस पीई मल्टीपल को यूज करते थे कंपनी की वैल्यूएशन के लिए, इसलिए वो देखते थे सिर्फ ऐसी कंपनी जिनका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल बहुत कम हो। दोस्तों, आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं, उस दिन निफ्टी का भी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, जो कि एक रैशनल प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, या मैं ये बोलूं कि एक नॉमिनल प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हम मानते हैं, निफ्टी का पीई आज के दिन में अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास का है। अब सोचिए, बाकी सारी कंपनीज, निफ्टी तो एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है और वो भी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज का, तो निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो एक डाइवर्सिफाइड बास्केट का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है। दोस्तों, आरजे ढूंढते थे बहुत ही सस्ती कंपनीज, इसीलिए उनके लिए प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल एक क्वालिटी का पैरामीटर नहीं था, एक वैल्यूएशन का पैरामीटर था। क्योंकि वो चाहते थे कि मुझे सस्ती से सस्ती कंपनी परचेज करनी है। दोस्तों, आरजे चूज करते थे ऐसी कंपनी जिनका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल बहुत ही कम है। इमेजिन, वो ये कहते थे कि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 15 से ऊपर का तो मुझे चाहिए ही नहीं है। अब देखिए, मैं आपको स्कैनएक्स पे इसको अप्लाई करके दिखाता हूं कि कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिनका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 15 से नीचे है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। यहां पर मैं क्रिएट पे गया और क्रिएट पे जाकर मैं ऐड फिल्टर्स पे जाता हूं और यहां पर मैंने टाइप किया पीई। यहां पर मुझे पीई रेशो दिख रहा है और मैंने डाल दिया पीई रेशो लेस देन 15। अब देखिए, हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे अप्रोक्सीमेटली 2500 से 2600 कंपनीज अवेलेबल हैं
उसमें से सिर्फ 500 कंपनीज मतलब लेस देन 20% कंपनीज ऐसी हैं जिनका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 15 से कम है। अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आज जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन मार्केट पिछले 6 महीने के अंदर अप्रोक्सीमेटली मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर 22 से 25% गिर चुके हैं अपने लेवल से। मतलब इतना डिस्काउंट होने के बावजूद आपके पास 20% से ऊपर कंपनीज नहीं आ रही हैं। तो सोचिए एक नॉर्मल सिनेरियो के अंदर ये नंबर 10-12% कंपनी से ज्यादा नहीं होता होगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली आरजे ने जब टाइटन को सिलेक्ट किया था उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल वाज अप्रोक्सीमेटली 12। अब सोचिए 12 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आपको इतनी अच्छी कंपनीज मिल सकती हैं जो आपके पोर्टफोलियो में 11,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन रखती है और कई 100 गुना का रिटर्न वो आपको ऑलरेडी दे चुकी है। तो दोस्तों प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल एक वैल्यूएशन पैरामीटर है जो आरजे का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पैरामीटर्स था। तो अगर अगली बार आप भी अपनी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं तो मेक श्योर कि आप प्राइस टू अर्निंग जरूर चेक कीजिएगा। अब ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आपको सस्ती कंपनी चाहिए या आपको अच्छी कंपनी चाहिए। जो लोग सस्ती कंपनी परचेज करते हैं उन्हें वैल्यू इन्वेस्टर कहा जाता है। जो इन्वेस्टर हाई पी मल्टीपल वाली अच्छी कंपनीज, ग्रो करने वाली कंपनीज को परचेज करते हैं उन्हें ग्रोथ इन्वेस्टर कहा जाता है। और जो इन दोनों का मिक्सचर यूज करते हैं उन्हें ब्लेंड इन्वेस्टर कहा जाता है। वॉरेन बफेट इस ब्लेंड इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में फॉलो करते हैं। खैर एनीवेज हम आगे चलते हैं अपने सेकंड पैरामीटर की तरफ। तो आरजे का जो सेकंड पैरामीटर था वो था आरओई। उनके लिए आरओई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर था। वो ये कहते थे कि अगर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को रिटर्न जनरेट करके नहीं दे रही है, मुझे इस कंपनी में, कंपनी का बिजनेस जितना मर्जी अच्छा हो, कंपनी की मोनोपोली हो, कंपनी के पास मोट हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे चाहिए ऐसी कंपनीज जो अपने शेयर होल्डर के लिए कंसिस्टेंटली रिटर्न जनरेट कर रही है। जहां तक मुझे याद है, मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, अपने जीवन काल में उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को समझने का बहुत ही क्लोजली मौका भी मिला है, जहां पर मैंने उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत वीडियोस देखी, बहुत इंटरव्यूज अटेंड किए, उनकी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस के लाइव टेलीकास्ट या फिर रिकॉर्डेड वर्जन मैंने देखे हैं। और उनका ये मानना था कि मुझे किसी नई कंपनी में, जहां पर बुल मार्केट के टाइम पे आईपीओ फ्रेंजी आता है, कह रहे मुझे इस आईपीओ फ्रेंजी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ऐसी कंपनी चाहिए जो अपने शेयर होल्डर के लिए कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट कर रही हैं। तो उनका जो सेकंड पैरामीटर था वो था रिटर्न ऑन इक्विटी। एक कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए कितना नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर इक्विटी, इसे कहते हैं आरओई। तो ये आरओई आरजे कहते हैं कि मेरे लिए चाहिए कम से कम 20% की आरओई। दोस्तों मैं ये सारे पैरामीटर्स जो भी ऐड कर सकता हूंगा मैं अपने स्क्रीनर में ऐड करता जाऊंगा। और अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए तो आप कमेंट्स में आरजे स्क्रीनर लिख दीजिएगा, मैं आपको ये स्क्रीनर शेयर भी कर दूंगा। एट एनी पॉइंट इन टाइम, कभी भी अगर मैं किसी स्टॉक का नाम लेता हूं या आपको स्कैनर में कोई भी स्टॉक दिखता है, इट शुड नॉट बी सीन एज अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। मैं आपके साथ सिर्फ नॉलेज शेयरिंग कर रहा हूं जो मैंने मल्टीपल बुक से पढ़ा है। अब दोस्तों यहां पर सेकंड रेशो आती है आरओई। आरओई शुड बी ग्रेटर देन 20। दोस्तों यहां पर देखिए मैं इस पैरामीटर को ऐड कर देता हूं। अगर हमें बाद में कंपनीज बहुत कम मिलती हैं, बहुत ज्यादा मिलती हैं, हम इन पैरामीटर को ट्वीक भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन अभी के लिए मैं एज इट इज लेकर चलता हूं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी आई वांट टू बी मोर देन 20 एज पर आरजे। तो ये कंडीशंस मैंने ऐड कर ली। अब आप देखिए नीचे सिर्फ 123 कंपनीज बची हैं अप्रोक्सीमेटली 2500 कंपनीज में से। दोस्तों जब टाइटन आरजे ने परचेज किया था उस समय उसका आरओई वाज मोर देन 20। तो एक छोटी कंपनी, एक अंडरवैल्यूड कंपनी 20 का आरओई जनरेट कर रही है। यहां पर उनके माइंड में थॉट आया था कि ये कंपनी परचेज की जा सकती है। खैर एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पैरामीटर की तरफ। सो प्राइस टू बुक मल्टीपल, मतलब अगर एक कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो कितना पैसा शेयर होल्डर को मिलेगा, ये होती है उसकी बुक वैल्यू। मान लेते हैं कि वो 1 रुपया है लेकिन उसका प्राइस चल रहा है 2 रुपए का, तो मतलब इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू हो गई 2 टाइम्स। 2 टाइम्स से ऊपर की प्राइस टू बुक वैल्यू इज जनरली कंसिडर्ड एक्सपेंसिव। और अगर आपको कोई शेयर उसकी बुक वैल्यू से भी कम का मिल रहा है तो ये आपके लिए जैकपॉट हो सकता है। आरजे को कैनरा बैंक मिल रहा था 0.5 प्राइस टू बुक वैल्यू पे, इसीलिए वहां पर उनकी नजर गई थी और उन्होंने कैनरा बैंक में इन्वेस्ट किया था। तो दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू कैन बी अनदर पैरामीटर, ऑल्दो ये बहुत सारे सेक्टर या बहुत सारी टाइप की कंपनीज के अंदर बहुत अच्छा फिट नहीं बैठेगा, लेकिन स्टिल मैं यहां पर एक पैरामीटर ऐड कर देता हूं विच इज, यहां पर पीबी रेशो में हम ऐड कर देते हैं ऐसी कोई कंपनी जो 0 से 2 के पीई के बीच में लाई करती है। हमारे पास सिर्फ 66 कंपनीज बचती हैं यहां पर। हमने बोला कि ऐसी कंपनीज जो ज्यादा से ज्यादा अपनी बुक वैल्यू से डबल के रेट पे ट्रेड हो रही हो, उससे ऊपर वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कहलाई जा सकती है। दोस्तों चौथा पैरामीटर जो आरजे का बहुत फेवरेट था और मैं बोलूंगा कि मेरे लिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, इट इज सीएफओ, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। दोस्तों आप अपने जीवन में क्या चाहती हैं? आप पैसा कमाएं, आप पैसा खर्च करें, इवेंचुअली नेट पैसा सेव कर पाएं।
आपके ऑपरेशन जो भी आप काम कर रहे हैं उसके थ्रू आप पैसे को बचा पाए। दिस इज कॉल्ड कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। आपने अपने ऑपरेशन से सब कुछ खर्च करने के बाद पैसा बच गया। तो आरजे कहते थे कि आपका सीएफओ पहली बात तो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी बात हमेशा ग्रोइंग होना चाहिए। हर साल आपके पास एज अ कंपनी पैसे ज्यादा से ज्यादा बचते रहे हो। तो सीएफओ शुड बी पॉजिटिव एंड सीएफओ शुड बी ग्रोइंग। अब ये पैरामीटर हम यहाँ पर किसी भी स्कैनर में नहीं डाल सकते हैं कि आपका सीएफओ हर साल लगातार ग्रो होता जा रहा है, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो हम ये मान लेते हैं कि हमें सिर्फ पॉजिटिव कैश फ्लो वाली कंपनीज चाहिए। हमारे पास बचती हैं अप्रोक्सीमेटली 42 कंपनीज। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी कंडीशंस उस समय क्रिसिल भी मैच कर रहा था और इसीलिए उन्होंने क्रिसिल को अपने पोर्टफोलियो में लिया था और क्रिसिल से भी उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया था। अभी तक हमने 4 ऐसे पैरामीटर्स देखे हैं जो आरजे अपने लिए चेक किया करते थे, आज हम चेक कर रहे हैं। पहला, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल शुड बी लेस देन 15। दूसरा, रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी ग्रेटर देन 20%। तीसरा, प्राइस टू बुक मल्टीपल शुड नॉट बी सिग्निफिकेंटली हाई। चौथा, सीएफओ शुड बी पॉजिटिव। पांचवा, जो चौथे का ही सेकंड पार्ट है, सीएफओ शुड बी ग्रोइंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आरजे कहते हैं कि मैं अपने जीवन में कभी भी उधार नहीं लेता हूं और ना ही मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी भी कभी उधार ले। इसीलिए मुझे सिर्फ ऐसी कंपनीज अच्छी लगती है जिनका डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ही लो होता है, बहुत ही कम होता है। तो यहां पर हम उनका एक लास्ट पैरामीटर ऐड कर देते हैं। हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वो वाली कंपनीज जिनकी डेट टू इक्विटी रेशो शुड बी लेस देन 0.5। मतलब कि अगर आपके पास 100 रुपए की इक्विटी है तो 50 रुपए से ऊपर का आपके पास उधार नहीं होना चाहिए। सो यहां पर आप नोटिस कीजिए अप्रोक्सीमेटली 19 कंपनीज मेरे सामने आ रही हैं। आप सोचिए, इंडिया में 2500 से ज्यादा कंपनीज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, उनमें से सिर्फ 19 कंपनीज ऐसी आ रही हैं जो आरजे के सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आरजे कितने ही श्रूड इन्वेस्टर्स थे, एज इन आई एम सेइंग दिस इन अ पॉजिटिव सेंस, कि वो बहुत ही क्रिटिक थे अपनी कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए। रादर वो कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद भी मैनेजमेंट को डांटते रहते थे कि आपको बिजनेस चलाना नहीं आता है। ऐसा उन्होंने बहुत बार, मैंने उनके इंटरव्यूज में देखा है कि वो कई बार मैनेजमेंट से बात कर लिया करते थे। कुछ आर्टिकल्स में मुझे पढ़ने को मिला है कि वो डांट दिया करते थे कि ये वाला बिजनेस जो है इसको इस तरीके से आप यहां पर ऐसे फोकस कीजिए, ये आपका टारगेट ऑडियंस हो जाता है। ऑफ कोर्स वो बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करते थे, लेकिन वो बहुत ही पर्टिकुलर थे कुछ रेशियोज को मेंटेन करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मेरी कोशिश रही है आपके साथ शेयर करने की ऐसे 5 पैरामीटर्स जो आरजे के फेवरेट थे। हम अगर उनकी लर्निंग्स को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे हम अपनी कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से कुछ पैरामीटर्स को आप ट्वीक भी कर सकते हैं क्योंकि उनका रिस्क एपेटाइट और आपका रिस्क एपेटाइट अलग अलग हो सकता है। इसीलिए अपने अकॉर्डिंग आप इन पैरामीटर्स को ट्वीक कर लीजिएगा। लेकिन मैं यहां पर इस स्क्रीनर को आपके लिए सेव कर रहा हूं और मैंने इसका नाम दे दिया आरजे स्क्रीनर, और यहां पर मैं इसको सेव कर देता हूं। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो आप कमेंट में मुझे मेंशन कर दीजिएगा, मैं स्क्रीनर का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, आई होप हम सभी लोग भी जितना पैसा आरजे ने इन्वेस्टमेंट से कमाया, आई होप हम सभी लोग भी उतना ही पैसा और अदर उससे भी ज्यादा पैसा अपने जीवन काल में इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके कमा पाए। हाँ, एक बात जरूर है, एक बात जो मैं यहां पर नंबर्स में नहीं डाल सकता था वो है कि वो इंडिया को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। और आज मैं यहां पर बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, मैं खुद तो इंडिया को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं। मुझे पर्सनली लगता है कि हम सबको ही इंडिया को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर पूरी दुनिया भर के अंदर अगर कोई ब्राइटर स्पॉट है और आने वाले कई डेकेड्स तक रहने वाला है, वो सिर्फ इंडिया है। और ये मैं नेशनलिज्म या पेट्रोटिज्म के चलते नहीं बोल रहा, क्योंकि इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी इतनी स्ट्रांग है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरी वीडियो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.